हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्यूटर्स जेई। और कैसे हो आप सब लोग यार? आई होप कि सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, बहुत मेहनत कर रहे होंगे और बहुत पढ़ाई कर रहे होंगे अपने पेपर के लिए, जो कि जनवरी में ही आने वाला है। मात्र 4 महीने बचे हैं, तो फटाफट जा करके मेरी पिछली वीडियो देख लो कि 4 महीने में कैसे सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबली और प्रोडक्टिवली पढ़ सकते हैं, एफिशिएंटली पढ़ सकते हैं, कैसे 0 से सीधे 250 नंबर पे पहुंच सकते हैं। और हाँ, बिल्कुल पहुंच सकते हैं, आराम से पहुंच सकते हैं। बस करना क्या है वो तो उस वीडियो में ही पता लगेगा ना यार, तो जाकर के देख लो। तो यार आज हम एक नई शुरुआत करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2 की। बहुत मुश्किल से पसीना निकल गया हमारा इलेक्ट्रो 1 खत्म करने में, लेकिन हमने 20 लेक्चर में इलेक्ट्रो 1 को खत्म कर लिया। धन्यवाद 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 धन्यवाद, बहुत बड़ा काम हमने करा है कि हमने इलेक्ट्रो 1 को खत्म कर लिया 20 लेक्चर बना के। लेकिन अब हम इलेक्ट्रो 2 को लेकर के आए हैं। इलेक्ट्रो 2, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2। यार आज तो पहला ही लेक्चर है, तो बेसिक बेसिक बात करेंगे, बहुत छोटी छोटी, ज्यादा बड़ी वीडियो भी शायद ना बने, क्योंकि बहुत छोटा सा ही मैंने पार्ट जो है सोचा है आज बताने के लिए। इलेक्ट्रो 2, सबसे पहले तो यार हेडिंग डाल लो बढ़िया सी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2, इलेक्ट्रो 2। अभी तक हम क्या कर रहे थे? अभी तक हमने फोर्स पढ़ ली, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ ली, पोटेंशियल पढ़ लिया, डायपोल पढ़ लिया लेकिन वो सारी चीजें जो थी वो प्रैक्टिस ओरिएंटेड थी। आपको वो चीजें समझने के लिए बहुत अच्छी प्रैक्टिस करनी चाहिए, बहुत अच्छे अच्छे सवाल लगाने चाहिए। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा अच्छे से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 1 वाला पार्ट आपको क्लियर हो जाएगा। लेकिन इलेक्ट्रो 2 की बात करूं तो वो उतना ज्यादा प्रैक्टिस ओरिएंटेड नहीं है। मैं खुद बोल रहा हूं, अपने मुंह से बोल रहा हूं कि इसमें ज्यादा क्वेश्चन लगाने से कुछ फायदा नहीं है। इसमें ज्यादा फायदा है रट्टा मारने से। जितना ज्यादा सुंदर आप नोट्स बना लोगे, जितने अच्छे नोट्स बना लोगे, जितना अच्छा रट्टा मार लोगे, उतना ज्यादा इसमें फायदा मिल रहा होगा तुमको। क्योंकि इसमें ज्यादातर चीजें याद करने वाली है। फॉर्मेट सेम ही रहता है सवाल का, मैक्सिमम सवालों का फॉर्मेट सेम रहेगा। इसमें ज्यादातर चीजें हमें रटने वाली है। जितना ज्यादा याद रख पाओगे उतना ज्यादा अच्छा। ठीक है, तो पहली बात ये है कि इसमें याद ज्यादा रखना है। याद कैसे ज्यादा रहेगा? बार बार तुम्हें नोट्स को रिवाइज करना पड़ेगा। पूरा पार्ट में कंप्लीट कराऊंगा, एक भी चीज छूटेगी नहीं, पर तुम्हारे नोट्स एकदम बढ़िया तरीके से बनने चाहिए, जो कि मैं नहीं बनवाता। तो बस सुनो, जो मैं बोल रहा हूँ, जो मैं लिख रहा हूँ, वही चीजें लिखते रहो, बस इतना ही करना है और कुछ नहीं करना। ठीक है, तो इलेक्ट्रो 2 पर वापस आए। तो इलेक्ट्रो 2 में, इलेक्ट्रो 2 की स्टार्टिंग होती है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से। जनरली मैक्सिमम टीचर ऐसे ही कराते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस से हमारी इलेक्ट्रो 2 की स्टार्टिंग होती है। स्टार्टिंग पार्ट हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होता है। लेकिन सर हम तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पहले ही कर चुके, हम तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पहले ही कर चुके, तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, उसमें क्या बात है। हम नॉर्मल सी बात करेंगे। यार एक बात बता, मेरा कोई भी सरफेस है, मान लिया कोई सरफेस है, कोई भी सरफेस है, इस सरफेस पे मैं एनर्जी डालूं, इस सरफेस पे मैं एनर्जी डाल रहा हूं इन फॉर्म ऑफ पैकेट, इन फॉर्म ऑफ वेव, चाहे जैसे भी, चाहे मैं एनर्जी डाल रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोल रहा हूं, एनर्जी किसी भी फॉर्म में डाल रहा हूं, एनर्जी की लाइंस डाल रहा हूं, एनर्जी के पैकेट्स डाल रहा हूं, एनर्जी की वेव डाल रहा हूं, कुछ भी डाल रहा हूं, बस डाल क्या रहा हूं? बस डाल रहा हूं एनर्जी, एनर्जी फेंक रहा हूं मैं इस पे। तो क्या इस पे कुछ चेंजेस आएंगे? इस पे कुछ चेंजेस आएंगे? ऑब्वियसली यार, चेंजेस तो आने चाहिए। मैं किसी भी चीज पर एनर्जी डाल रहा हूं, तो क्या उस सरफेस पे कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे। हो सकता है कुछ पॉजिटिव चेंजेस हो, हमारे लिए अच्छा हो सकता है कुछ नेगेटिव चेंजेस भी हो सकते हैं, कुछ नेगेटिव हो जाए, कुछ पॉजिटिव हो जाए, हमें नहीं पता। हमें नहीं पता कि क्या है, कैसे है, किस प्रकार से है, हम नहीं जानते। लेकिन हम ये तो समझ पा रहे हैं कि यार कुछ एनर्जी डालने से चेंज तो आएगा सरफेस पे, इतना तो मैं समझ रहा हूं। ठीक है, ये बात मेरी क्लियर हो गई कि हाँ यार ऐसा तो है। अब क्या करना है? अब क्या करना है? अब हमने क्या पढ़ा था? अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो इलेक्ट्रो 1 में पढ़ चुके, इलेक्ट्रो 1 में पढ़ चुके। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है? क्या वो भी एनर्जी की ही लाइंस है एक तरीके से? क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैरी एनर्जी? इस बात को समझ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैरी एनर्जी, कैरी एनर्जी, कैरी एनर्जी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी हमारी एनर्जी कैरी करती हैं, एनर्जी कैरी करती हैं। तो अब मुझे बताओ कि जब भी मैं किसी सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डाल रहा हूं, तो क्या उस सरफेस पर भी डिस्टरबेंसेस आनी चाहिए?
क्या उस सरफेस पर भी चेंजेस आने चाहिए? तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैलकुलेट करना मेरे लिए इंपॉर्टेंट हुआ? पहली बात क्यों हुआ? क्योंकि यार मान ले किसी सरफेस पे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डाली, अब उस पे कुछ चेंजेस हुए, तो मेरे को देखना पड़ेगा ना कि चेंज क्या हुआ है, पॉजिटिव चेंज है या नेगेटिव चेंज है, और चेंज आए कैसे हैं, ये एनर्जी का नंबर या अमाउंट किस तरीके से डिफाइन कर रहा हूं, किस तरीके से सोच रहा हूं, तो वो चीज डिपेंड करती है मेरी कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उस सरफेस से जाके टकराई, उस सरफेस पर पहुंच पाई। नंबर, इसका नंबर, इस नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो ये मेरे लिए कैलकुलेट करना इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये कैलकुलेट करना इंपॉर्टेंट हो जाता है, और यही हम कैलकुलेट कर रहे होंगे इस पूरे पार्ट के दौरान। इलेक्ट्रोड 2 में ये मैक्सिमम हमारा कवरेज का ऑप्शन रहेगा, इसको हम ज्यादातर कवर करेंगे। अभी के लिए मैं आपको बहुत बेसिक सा इंट्रो देता हूं, किस चीज का? एरिया का। हम जो है एरिया के बारे में बात करेंगे सबसे पहले, ठीक है? डिस्कशन ऑन एरिया या चर्चा ऑन एरिया या एरिया के बारे में हम बात करने वाले हैं एरिया के बारे में। एरिया, अब सुन के समझ में आ रहा होगा एरिया यार क्या बात कर रहे हो सर आप, एरिया के बारे में बात कर रहे हो यार, छोड़ो यार ये सब छोटी मोटी बातें। सबसे पहली सवाल क्या होगा? पहला सवाल, एरिया वेक्टर क्वांटिटी है स्केलर। सर क्या सर स्क्वायर का एरिया क्या होता है? ऐसे स्क्वायर हमने तो कभी उसका ऐसे कुछ डायरेक्शन वायरेक्शन तो सर देखा ही नहीं है कभी। हमारी टीचर पूछती थी कि 2 मीटर साइड के स्क्वायर का एरिया बताओ, हम बोल देते थे 4। हमने तो कभी नहीं सोचा डायरेक्शन के बारे में, तो सर स्केलर ही होगा, फिर वेक्टर नहीं होगा। गलत। हमारा एरिया जो है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है, हमारा एरिया जो है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है। वेक्टर क्वांटिटी इसका मतलब मैग्नीट्यूड तो है, जो तू बोल रहा है बिल्कुल सही है, लेकिन इसके साथ साथ इसका डायरेक्शन भी उपस्थित है, इसका डायरेक्शन भी उपस्थित है। तो डायरेक्शन क्या है सर? डायरेक्शन क्या हुआ सर? डायरेक्शन क्या हुआ वो तो बताओ सर। अब तेरे पास क्या होता है? अब तेरे पास होता है ओपन सरफेस और क्लोज्ड सरफेस। ओपन सरफेस कैसे? वो सरफेस जो ओपन है, जैसे कि एक पेज, पन्ना, एक पेपर, प्लेट जिसमें तू खाना खाता है, ये सारे क्या है तेरे ओपन सरफेस। एक स्क्वायर, एक सर्कल, ये सारे क्या है तेरे ओपन सरफेस हैं, सारे तेरे क्या है ओपन सरफेस है। क्लोज्ड सरफेस की बात करूं तो क्लोज सरफेस क्या होगा? स्फीयर क्लोज सरफेस है। क्यूब ये क्लोज सरफेस है। क्यूबॉइड ये एक क्लोज्ड सरफेस है। ये सारे हमारे क्लोज सरफेस हैं। और जो अभी बात करी पेपर, हमारा प्लेट, हमारा स्क्वायर, हमारा सर्कल, ये हमारे क्या है ओपन सरफेस है। अब बात सुन, हमारा जो एरिया है, एरिया का मैग्नीट्यूड तो निकाल ही लेता है। एरिया का डायरेक्शन जो है ना, एरिया का डायरेक्शन वो होता है हमेशा परपेंडिकुलर टू द प्लेन, परपेंडिकुलर टू द प्लेन फॉर ओपन सरफेस। अगर मान ले तेरा डिस्क है, ये मान ले तेरा एक्स एक्सिस है, ये मान ले तेरा वाई एक्सिस है, और तेरी डिस्क जो है वो ऐसे है आर रेडियस की। तेरी डिस्क एक्स जेड प्लेन में है, तेरी डिस्क जो है वो एक्स जेड प्लेन में है, तेरी डिस्क जो है वो एक्स जेड प्लेन में है। अब इसके परपेंडिकुलर क्या वाई एक्सिस हुआ? इसके परपेंडिकुलर ये हुआ और ये हुआ, हुआ कि नहीं हुआ? इसके परपेंडिकुलर क्या हुआ? ये हुआ, नहीं तो ये हुआ, ये हुआ, नहीं तो ये हुआ। अब इसका एरिया पहले कैलकुलेट कर कि इसका एरिया क्या होगा। इसका एरिया होगा सर पाई आर स्क्वायर। इसका एरिया तो सर पाई आर स्क्वायर होगा, इसका एरिया तो सर पाई आर स्क्वायर होगा। लेकिन अगर एरिया वेक्टर लिखना है, एरिया वेक्टर लिखना है, तो मुझे लिखना होगा पाई आर स्क्वायर प्लस माइनस जे कैप। पाई आर स्क्वायर प्लस माइनस जे कैप क्या लिखना होगा? मेरे को लिखना होगा पाई आर स्क्वायर प्लस माइनस जे कैप। पाई आर स्क्वायर प्लस माइनस जे कैप, ये मेरा क्या हो गया? ये मेरा हो गया एरिया वेक्टर फॉर ओपन सरफेस, फॉर ओपन सरफेस। अब एक इंपॉर्टेंट बात मैं बोलने जा रहा हूं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो इस बात को समझ कि पूरे सवाल के दौरान, मान ले तूने, तेरे सामने कोई सवाल है, उस पूरे सवाल के दौरान तूने मान लिया कि माइनस जे की जगह प्लस जे ले रहा है, मान लिया तूने कि ये जो डिस्क है मैं हमेशा इसका एरिया वेक्टर प्लस जे लूंगा,
मैंने इसका प्लस जे लूंगा, इसका एरिया वेक्टर पाई आर स्क्वायर प्लस जे कैप। तो तेरे को पूरे सवाल के दौरान प्लस जे कैप ही लेना पड़ेगा, माइनस जे कैप पर तू नहीं जा सकता, इस बात को भी समझ ले। पूरे सवाल के दौरान प्लस जे कैप ही लेना पड़ेगा, माइनस जे कैप नहीं ले सकता फिर कहीं बीच में, इस बात को याद रख, ठीक है। अब क्लोज सरफेस की बताते हैं, अब क्लोज सरफेस की बताते हैं। तो क्लोज सरफेस पे क्या हो जाएगा सर? सर क्लोज सरफेस पे क्या हो जाएगा? क्लोज सरफेस मतलब कि स्फीयर, मतलब कि क्यूब। अब अगर क्लोज सरफेस की बात करूं, क्लोज सरफेस की बात करूं, तो क्लोज सरफेस में होता है आउटवर्ड नॉर्मल पे। कहां होता है? आउटवर्ड नॉर्मल पे। आउटवर्ड नॉर्मल, आउटवर्ड नॉर्मल से सर क्या समझे? आउटवर्ड नॉर्मल से क्या समझे? ये चीज क्या है? क्या इसको मैं क्यूब या क्यूबॉइड कुछ भी बोल सकता हूं, क्यूब या क्यूबॉइड। तो इस बात को समझ कि इसका एक ये सरफेस है, तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर तेरा एरिया वेक्टर हुआ। फिर इसका ये सरफेस है, इसके परपेंडिकुलर तेरा एरिया वेक्टर हुआ। लेकिन एक बात गौर कर, हमेशा एरिया वेक्टर बाहर की तरफ है। ये सरफेस है, कहां हुआ? बाहर की तरफ। ये सरफेस है, कहां हुआ? बाहर की तरफ। ये सरफेस है, कहां हुआ? बाहर की तरफ। तो दो चीजें हो गई, एक तो सर बाहर की तरफ है और दूसरा उस सरफेस के परपेंडिकुलर है। जैसे कि मैंने इस सरफेस को लिया, इस सरफेस का एरिया वेक्टर बाहर की तरफ और परपेंडिकुलर इसके, इसको लिया तो इसका भी बाहर की तरफ और परपेंडिकुलर, बाहर की तरफ और परपेंडिकुलर। इस चीज पे देखेगा तो ये वाला सरफेस का बाहर की तरफ परपेंडिकुलर है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये देख, बाहर की तरफ परपेंडिकुलर, बाहर की तरफ परपेंडिकुलर, बाहर की तरफ परपेंडिकुलर, नीचे बाहर की तरफ परपेंडिकुलर, बाहर वाले का बाहर की तरफ परपेंडिकुलर, पीछे वाले का पीछे की तरफ परपेंडिकुलर। किसी का भी या किसी भी फेस का अंदर की तरफ एरिया वेक्टर नहीं आएगा। तभी तो हमने देखा है आउटवर्ड नॉर्मल, बाहर की तरफ और नॉर्मल। स्फीयर का देखेगा तो स्फीयर ऐसा है हर जगह पे, लेकिन बाहर की तरफ होगा, अंदर की तरफ नहीं हो सकता, अंदर की तरफ नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए सर ये बात भी समझ में आ गई। अब एक बात और बताता हूं चल कि सर अगर एरिया वेक्टर, एरिया हमारा वेक्टर क्वांटिटी है तो हम इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे? जैसे मान ले तेरे पास ये क्या है, एक रेक्टेंगल है जिसको हम ए बी सी डी नाम दे देते हैं, ए बी सी डी नाम दे देते हैं। अगर मुझे एरिया वेक्टर कैलकुलेट करना है तो क्या मैं ए बी क्रॉस ए डी लिख सकता हूं? खुद सोच के बता। ए बी क्रॉस ए डी लिख सकता हूं, ए बी क्रॉस ए डी, ए बी क्रॉस ए डी। खुद देख, ए बी क्रॉस ए डी हुआ कि नहीं हुआ? ए बी क्रॉस ए डी। और बाहर की तरफ डायरेक्शन आया, बिल्कुल आया, बाहर की तरफ डायरेक्शन आया, बिल्कुल आया, ए बी क्रॉस ए डी। लेकिन क्या सर ए बी क्रॉस बी सी नहीं कर सकते? ए बी क्रॉस बी सी नहीं कर सकते? ए बी क्रॉस बी सी, फर्क क्या हुआ? बस डायरेक्शन अंदर की तरफ चला गया। कर तो वो भी सकता है, क्योंकि जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही लिखा था, क्या लिखा था? प्लस माइनस जे कैप, प्लस माइनस जे कैप। अगर मान ले तेरे ये एक्स जेड प्लेन में है, अगर ये तेरा एक्स जेड प्लेन में है, एक्स जेड प्लेन में है, एक्स जेड प्लेन में है, तो तेरे आंसर दो आ सकते हैं, ए बी क्रॉस ए डी में दो आंसर आ सकते हैं भाई। एक तो आ सकता है प्लस जे कैप, एक आ सकता है माइनस जे कैप, है ना। या तो तू ए बी क्रॉस ए डी करेगा तो तेरे को प्लस जे कैप मिल रहा है। दूसरा क्या कर सकता है, ए बी क्रॉस बी सी, वहां से तुझे क्या मिल जाएगा? माइनस जे कैप। तो तेरे डायरेक्शन उल्टे हो गए, तेरे डायरेक्शन उल्टे हो गए। ए बी क्रॉस ए डी बाहर की तरफ और ए बी क्रॉस बी सी अंदर की तरफ। लेकिन क्या एरिया वेक्टर चेंज हुआ? नहीं। मैग्नीट्यूड चेंज हुआ? नहीं। डायरेक्शन चेंज हो गया। और वो तेरे ऊपर डिपेंड करता है तुझे कौन सा लेना है। तू बाहर की तरफ पॉजिटिव ले रहा है, अंदर की तरफ पॉजिटिव ले रहा है, बाहर की तरफ नेगेटिव ले रहा है, अंदर की तरफ नेगेटिव ले रहा है। लेकिन पूरे सवाल के दौरान तुझे सिर्फ वही एक फिक्स करके चलना पड़ेगा बस। अच्छा चल, अब एक क्वेश्चन कर ले लास्ट, बस एक लास्ट सवाल करेंगे फिर खत्म करते हैं। देख सवाल थोड़ा अच्छा है और सवाल है वो ऐसा है,
ये x है, y है, ये z है, और ये एक स्क्वायर है, ये एक स्क्वायर है जिसकी साइड लेंथ जो है वो 5 मीटर की है, और हमको इसका एरिया वेक्टर बताना है। हमको इसका एरिया वेक्टर बताना है। एक स्क्वायर है जो कि इस तरीके से रखा है, 37 डिग्री ले लो, 37 डिग्री पर इसकी साइड लेंथ जो है वो 5 है, 5 मीटर। इसका एरिया वेक्टर हमको बताना है, इसका एरिया वेक्टर हमको बताना है। नंबरिंग भी चलो मैं ही डाल देता हूं, नंबरिंग मान लो A B C D। चालू हो जाओ फटाफट, एक मिनट सोचो, सोचने के बाद इस तरीके से करना है, देखो बिल्कुल एग्जैक्ट इसी तरीके से करना है। मैंने उसको सीधा रखा है, उसको टेढ़ा कर दिया, बस प्रॉपर इस तरीके से देखो। अब खुद सोचो, मैं AB क्रॉस AD कर सकता हूं, AB क्रॉस AD कर सकता हूं, AB क्रॉस AD कर सकता हूं, AB क्रॉस AD कर सकता हूं। तो क्या मुझे सबसे पहले AB वेक्टर चाहिए, AB वेक्टर चाहिए, सबसे पहले तो AB वेक्टर चाहिए और AD वेक्टर चाहिए। ये कैसे आएगा? अच्छा एक चीज मुझे दी हुई है, 5 मीटर की मेरी साइड लेंथ है। अगर 5 मीटर की मेरी साइड लेंथ है, ये पॉइंट 0,0 हो गया, ये पॉइंट 0,0 हो गया। अरे हुआ कि नहीं हुआ? ये पॉइंट 0,0,0 हो गया, तो ये पॉइंट क्या 0,5,0 हो गया। खुद सोचो, खुद सोचो, स्क्वायर है, स्क्वायर की पूरी पूरी साइड सीधी 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 ऐसी रखी है, स्क्वायर की साइड लेंथ 5 मीटर है, तो ये 0,0,0 है, तो ये 0,50 हुआ कि नहीं हुआ? अरे हाँ ना बोल, 0,50 0,50, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब खुद देख, क्या ये पॉइंट 4,0,3 सही बोल रहा हूं ना, 4,0,3 नहीं होगा, साइड लेंथ 5 है। अगर मान ले ये पूरा का पूरा y-x में होता, अगर मान ले ये पूरा का पूरा y-x में होता, तो क्या 5 होता? ये 5 होता। 5 को पर मैंने 37 डिग्री पे टेढ़ा कर दिया, इस 5 को मैंने 37 डिग्री पे टेढ़ा कर दिया, तो इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा? क्या 5 cos 37 और 5 sin 37 होगा या नहीं होगा? अरे क्या फिर ये लेंथ, भाई ये 5 है ना, ये 5 है कि नहीं है? ये साइड लेंथ है कि नहीं है? अगर ये 5 है तो क्या ये 4 होगी कि नहीं होगी, और क्या ये 3 होगी कि नहीं होगी? अरे हाँ ना बोल यार, साइड लेंथ 5 है, साइड लेंथ 5 है, इसका cos 37 लूंगा तो क्या 4 आएगा, इसका sin 37 लूंगा तो क्या 3 आएगा, तो मेरा पॉइंट जो है क्या वो 403 हो गया क्या? 403। अब बता क्या AB वेक्टर 4i कैप प्लस 3k कैप हो गया क्या? और इसी हिसाब से क्या AD वेक्टर 5j कैप हो गया क्या? अरे हाँ ना बोल यार। अब क्या AB क्रॉस BD लिख सकते हैं क्या? AB क्रॉस AD, AB क्रॉस AD क्या हो जाएगा? 4i कैप प्लस 3k कैप क्रॉस 5j कैप। क्या आंसर निकालना पड़ेगा क्या? निकालो आंसर कितना हो गया? I क्रॉस j k 20k कैप प्लस k क्रॉस j इज माइनस i कैप, तो माइनस i कैप इंटू 15, तो क्या हो गया माइनस 15i कैप प्लस 20k कैप इज माय एरिया वेक्टर, इज माय एरिया वेक्टर। अरे भाई 4 into 5, 4 into 5 is 20, I क्रॉस j is k, ठीक है। 3 into 5 is 15, 3 5 is 15, k क्रॉस j is माइनस i, तो कितना हो गया माइनस 15i प्लस 20k एरिया वेक्टर हो गया मेरे इस टाइप के सरफेस का, इस टाइप के सरफेस का। चलिए इतना ही बताना था आज में हमने एरिया वेक्टर को डिस्कस किया, क्योंकि अब आगे हम फ्लक्स के बारे में बात करेंगे, तो वहां आपको एरिया के प्रॉब्लम ना हो, एरिया के प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए हमने जो है एरिया को अभी डिस्कस कर लिया एक अलग से लेक्चर बनाने के। अब जो है आप शायद फ्लक्स में इजी और कंफर्टेबल फील करोगे, उसके सवाल हम अगली बार से चालू करेंगे, फ्लक्स को हम अगली बार से देखेंगे और इलेक्ट्रो 2 की पूरी प्लेलिस्ट तैयार कर देंगे जैसे कि 1 की हो गई है। आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और धड़ाधड़ शेयर कर देना है, लोगों तक पहुंचा देना है, अपने दोस्तों को भी दिखाना है।
कि यार यहाँ पे कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है। आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।